ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण के स्वरूप और विशेषता का पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। और ये रेनेसा का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका 7वां लेक्चर है, यानी कि हम लोगों ने 6 लेक्चर ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आपको वो सारे 6 लेक्चर्स को एक्सेस करना है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप पिछले 6 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक या नेचर आप बोल सकते हैं उसको देखा था, जो कि ह्यूमनिज्म था, इंडिविजुअलिज्म था, सेकुलरिज्म था, एडवेंचरस स्पिरिट, क्यूरोसिटी एंड इन्वेस्टिगेटिव विजन, यानी कि मानवतावाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता और चौथा साहसिक मनोभाव, जिज्ञासा तथा खोजी दृष्टि था। इन चारों को हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑलरेडी कर रखा था। आज जो है हम लोग बाकी के जो 4 नेचर हैं इसके उसको हम लोग देखेंगे, जो कि वर्शिप ऑफ नेचुरल ब्यूटी यानी कि सहज सौंदर्य की उपासना, मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस मध्यम वर्गीय चेतना, डेवलपमेंट ऑफ वर्सटालिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का विकास और इंटेलेक्चुअल फॉर्म यानी कि बुद्धिवादी स्वरूप। तो इन चारों को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धनंजय सिंह, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। तो वर्शिप ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो ये जो था ये पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण विशेषता था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रेनेसा। ठीक है, अब होता ये था कि रेनेसेंस पीपल लाइक द ग्रीक एंड रोमन एंसेस्टर, तो जो उनके ग्रीक यानी कि यूनानी और रोमन पूर्वज थे, तो वो क्या करते थे, ह्यूमन का जो फॉर्म था उसको ब्यूटी के रूप में यानी कि मानव का जो स्वरूप था उसके सुंदरता का वो एक तरह से तारीफ किया करते थे। तो अब जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण काल के जो लोग थे वो भी इसको अपनाने लगे कि मानव का जो सुंदरता, जो उसका सुंदरता है उसकी प्रशंसा करने लगे। और इसका इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एक तरह से देखा जाए या उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मोनालिसा की पेंटिंग है, जिसमें एक आम व्यक्ति, एक आम महिला का पिक्चर है। वो ना कोई राजकुमारी थी या नहीं बहुत अमीर घराने से थी, ऐसा कुछ नहीं था, ना वो राजकुमारी थी ना कोई सुंदरी थी, एक नॉर्मल सी महिला थी, उसका पिक्चर बनाया था लियोनार्डो ने। और उस पिक्चर में आज भी डिबेट होता है, उस पिक्चर को लेकर के बहुत सारा डिबेट होता है कि भाई इतना साधारण मतलब दिखने वाली महिला के अंदर एक रहस्यमय मुस्कान छुपा हुआ है, उसका जो स्माइल है वो स्टिल ए मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो लियोनार्डो लिखते हैं कि अच्छे चित्रकार का जो है अच्छा चित्रकार जो होता है उसको 2 प्रमुख चित्रों का चित्रण करना होता है, चीज़ों का चित्रण करना होता है। उसमें पहला होता है कि मनुष्य को चित्रण करना होता है और दूसरा फीलिंग्स ऑफ हिज माइंड यानी कि उसके मन के भावनाओं को चित्रण करना होता है। तो ये मोनालिसा का पिक्चर है, इसमें जो स्माइल ये कैरी कर रही है, यानी कि इस पिक्चर में जो इनका स्माइल दिखाया गया है उस पर बहुत सारा डिबेट होता है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था या क्या थी ये, उसको समझना एक तरह से रहस्य है। दूसरा हम लोग स्वरूप देखते हैं आज का, मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस यानी कि मध्यम वर्गीय चेतना। तो हुआ ये था कि इटली जो था वहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन हुआ, यानी कि वहाँ पे शहरीकरण हुआ, बहुत सारे नगर जो है डेवलप होने लगे। इसके कारण जो है वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ गई थी, यानी कि वहाँ के लोग जो है अब खूब पैसे वाले होने लगे थे। अब इससे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग, धनी लोग, बैंकर लोग इकट्ठे हो गए। शहर था, बड़ा शहर था तो बड़े लोग रहते थे। अब वो लोग क्या करने लगे कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, एजुकेशनल यानी कि इससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन थे उनको अब प्राथमिकता देने लगे, प्राश्रय देने लगे, यानी कि उनको एक तरह से चंदा दे करके चलाने लगे, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये जो ग्रोइंग कॉन्शियसनेस था ना, ये एक आम व्यक्ति के हाथ में नहीं था, ये पुनर्जागरण काल के जो मिडिल क्लास रिच पीपल थे उनके हाथ में था। द रिच पीपल क्लास पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर एंड आर्ट लाइक चर्च, पोप एंड फ्यूडल लॉर्ड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। तो पहले क्या चलता आ रहा था कि जो चर्च के लोग थे या जो चर्च का कंट्रोल चलता था, जो पोप थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो काफ़ी पैसे वाले होते थे, तो वो इन लोगों को अपना मतलब एक तरह से क्या करते हैं, अपॉइंट किया करते थे या अपने अंडर में रखते थे, इनको पैसा दे करके अपना काम करवाते थे, आर्ट वगैरह क्रिएट करवाते थे। तो उनका समाज में एक तरह से डोमिनेंस था। तो मिडिल क्लास को ये बात समझ में आ गया कि भाई जब तक आप दिखावा नहीं करोगे, जब तक इस टाइप का काम आप नहीं करोगे तो आपका सोसाइटी में एक डोमिनेंस क्रिएट नहीं होगा, आपका दबदबा क्रिएट नहीं होगा। तो उस दबदबा को समाज में बनाने के लिए, समाज में अपना एक प्रॉपर स्थान बनाने के लिए
मिडिल क्लास लोगों ने भी यही करना शुरू कर दिया, या जो एजुकेशनल या लिटरेचर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड जो लोग थे उनको पराश्रय देना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, इवन दाउ द रेनिसेंस कॉन्शियसनेस हैज़ बीन मिडिल क्लास इन इट्स नेचर बट इट इज़ नॉट प्रॉपर टू कंसिडर इट मिडिल क्लास एट द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। हालांकि जो रेनिसेंस का नेचर है, ठीक है, रेनिसेंस का जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो मिडिल क्लास हो सकता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, वो मिडिल क्लास के स्तर का नहीं था, वो इम्पैक्ट जो है काफ़ी ऊंचे स्तर का पड़ा। तीसरा हम लोग देखते हैं पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्सटालिटी, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का विकास। तो पीपल विथ वर्सटालिटी आर सीन इन दिस पीरियड। अब ये जो पुनर्जागरण का पीरियड था, इसमें ऐसे लोगों को देखा गया जिनके पास बहुमुखी प्रतिभा आई। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए लियोनार्डो दा विंची का, जिन्होंने वो फेमस मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था। तो सबसे पहले ये पेंटर तो होंगे, तभी तो इतना अच्छा पेंटिंग बनाया। दूसरा, ये मूर्तिकार भी थे, ये स्कल्पचरर थे, यानी कि मूर्ति बनाते थे। आर्किटेक्ट थे, यानी कि कुछ डिजाइन वगैरह जो करते हैं घर वगैरह या और भी कुछ। इसके अलावा ये मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, बोटनिस्ट थे, ह्यूमन बॉडी के एक्सपर्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि इतने सारे गुण इनके अंदर था, इतना सारा टैलेंट एक व्यक्ति के अंदर देखा जाने लगा इस पीरियड में। इसी तरह हम लोग माइकल एंजेलो, वो भी एक पेंटर थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, पोएट थे। माइकल एंजेलो का मानना था कि मैन जो है वो इस पृथ्वी पर, ठीक है, सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। यानी कि अगर सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे सुंदर चीज़ भगवान ने किस चीज़ को बनाया है, तो माइकल एंजेलो के हिसाब से वो मनुष्य है। मनुष्य से सुंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, और रियल में भी अगर देखा जाए तो मनुष्य से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है इस पृथ्वी पे। द डिपिक्शन ऑफ बाइब्लिकल सीन्स ऑन द इंटीरियर सेलिंग ऑफ द सिस्टीन चर्च ऑफ रोम इज स्टिल अ मैटर ऑफ एस्टोनिशमेंट फॉर आर्ट कॉनिसोरियर्स, जो भी है प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसा देखा जाने लगा कि बाइबल का जो सीन था उसको अब डिपिक्ट किया जाने लगा मंदिरों, या मंदिरों नहीं, मतलब क्रिश्चियन थे तो चर्चों पे। तो इसी तरह से जो सिस्टीन चर्च था रोम में, उसके दीवारों पे भी देखा गया कि बाइबल के सीन को डिपिक्ट किया गया था, बनाया गया था। वो इतना ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया था, बनाया गया था कि मतलब स्टिल अ मैटर ऑफ एस्टिमेशन। आज के टाइम में भी जो आर्ट क्रिएट करते हैं जो लोग, वो देख करके अचंभित रह जाते हैं कि इतना परफेक्ट इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। उस ज़माने में ना कोई खास टेक्नोलॉजी होता था ना कुछ, फिर भी इतना बेहतरीन ढंग से उसको बनाया गया था कि मतलब देख के आज भी लोग दंग रह जाना होता है ना, तो दंग रह जाते थे उस जमाने में भी और आज भी। 1541 एडी में अ पेंटिंग ऑफ हिज लास्ट जजमेंट मेड ऑन द वॉल ऑफ दिस चर्च इन द ईयर विच टुक हिम 8 years टू कंप्लीट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग। इसी ज़माने में एक लास्ट जजमेंट नाम का पेंटिंग है, फिगर लगाना मैं भूल गया हूँ, आप गूगल करके उस पेंटिंग को देख सकते हैं, जिसको बनाने में 8 साल लगे थे तकरीबन। तो उस पेंटिंग को जो है वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग माना जाता है। और चौथा जो है इंटेलेक्चुअल फॉर्म, यानी कि बुद्धिवादी स्वरूप। इसमें क्या है बुद्धिवादी स्वरूप में, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब रेनेसेंस का पीरियड स्टार्ट हो रहा था तो एरिस्टोटल ने जो लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र का जो विचारधारा दिया लॉजिक का, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा रेनेसा पीरियड में, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, असर रहा। देयरफॉर इन दिस पीरियड इंस्टीड ऑफ फेथ इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू इंटेलिजेंस। तो पहले क्या होता था, लोग आस्था में विश्वास रखते थे, लेकिन अब आस्था के जगह पे बौद्धिकता को महत्व दिया जाने लगा। पहले यानी कि लोग मान लिया करते थे, अब सबूत खोजते थे। जैसे इम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन नो देन एज इफ इंस्टेड ऑफ एज इफ देन नो। तो पहले क्या चलता था ना वहाँ पे कि पहले मानो तब जानो, यानी कि पोप वाले कह दिए कि हाँ, चर्च वाले जो पोप थे या पादरी थे, वो अगर कोई बात कह देते थे तो लोग उनको पहले मान लेते थे, बाद में मन किया तो जाने, नहीं मन किया तो उसी को पूरी ज़िंदगी निभाते रहे। लेकिन अब जो है लोग समझदार होने लगे। अब लोग बोले कि देखो पोप भाई, पहले तुम समझाओ, ठीक है, तुम्हारा बात अगर अच्छा लगेगा, कोई लॉजिकली वो ठीक लगेगा, तब हम लोग उसको मानेंगे। यानी कि पहले से चल रहा था वहाँ पे मानो तब जानो, उसके जगह पे अब चलने लगा जानो तब मानो, ठीक है। यानी कि ये जो बदलाव आया, ऑल द फैक्ट्स वेर लुक्ड एट टाइटली ऑन द टेस्ट ऑफ लॉजिक, यानी कि हर चीज़ों को तर्क के कसौटी पे रख करके तौला जाने लगा कि अगर ये सही है तो सही है, इसका अगर लॉजिक जो है, तर्क जो है वो सही है तो ये चीज़ सही है, अगर गलत है तो गलत है। चाहे वो कोई भी बोले, चर्च वाले बोले या कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना बोल दे, कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना, अगर उस लॉजिक जो बता रहा है उसका तर्क अगर सही है तो लोग उसको मानते थे।
टू प्रूव अ थियरी और आइडियोलॉजी टू बी ट्रू इंस्टीड ऑफ डिबेट एक्सपेरिमेंटेशन वाज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव। तो पहले कोई व्यक्ति कोई अपना कोई थ्योरी दे दिया या कोई भी अच्छा बात बता दिया धर्म से रिलेटेड या कोई भी वो अपना आइडियोलॉजी किसी को बता दिया तो मान लिया करते थे लोग। उस पर क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा होता था उस पर डिबेट हो जाता था, 2-4 लोग बैठ करके उस पर बातें वगैरह करते थे और फिर उसको मान लिया जाता था। लेकिन अब ये डिबेट वाला सिस्टम खत्म हो गया। जो तर्क करते थे लोग आपस में डिबेट करके, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब उसको एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा। लोग जो है उस पर अब परीक्षण करने लगे। अब उनको लगा कि हाँ ये इफेक्टिव है तो उसको मानते थे, उसको अपनाते थे। इसी में एक नाम आता है रोजर बेकन का, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहा जाता है। ये जो प्रायोगिक विज्ञान है उसके पिता उनको कहा जाता है, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन साइंस टू इन्वेस्टिगेट नेचर एंड इट्स लॉ। तो साइंस में इन्होंने ही जो इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था इन्होंने ही एक तरह से करा था। इसी में दूसरा नाम आता है इम्पोर्टेंट फ्रांसिस बेकन का, जिनको बेस्ट एसेइस्ट बोला जाता है, यानी कि सबसे बेस्ट निबंधकार थे ये रेनेसां पीरियड के। यानी कि जो ऐसे लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, तो बहुत लोग निबंध लिखते थे उस ज़माने में किसी किसी टॉपिक, तो उसमें सबसे बेस्ट इनको माना जाता था, फ्रांसिस बेकन को। इन्होंने 3 मीन्स बताया, 3 ऐसे माध्यम बताए जिससे कि फेथ यानी कि आस्था को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बल दिया जा सकता है। और वो 3 क्या था? पहला एक्सपीरियंस कीजिए, दूसरा रीजन यानी कि तर्क खोजिए, किसी भी चीज़ में लॉजिक खोजिए, और तीसरा एविडेंस सबूत खोजिए कि क्या यह सबूत इस तर्क को जो है क्लैरिफाई कर रहा है कि नहीं। और इन तीनों में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस एविडेंस पर करा था, यानी कि जो सबूत होते हैं उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। इसी के आधार पे आगे तीसरा नाम इसमें देखते हैं बौद्धिक स्वरूप में हम लोग गैलीलियो का। गैलीलियो ने क्या किया था? कोपरनिकस का जो सिद्धांत था, जो कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था उसको अकाट्य सिद्ध कर दिया था। अकाट्य यानी कि वो काटा नहीं जा सकता है, वो बिल्कुल सही था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसां समाप्त होता है। अगले लेक्चर से हम लोगों पुनर्जागरण के प्रभाव को देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।